नमस्कार सभी को। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे मैथ की, और पूरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। और जो ये नया सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। यह प्रश्नावली 1.2 जो आज है यह 1.3 हुआ करती थी पहले, जब तक सिलेबस था। अब की बार सिलेबस में जैसा आपको जानते हैं कि बदलाव हुआ है, इसलिए यह सिलेबस में 1.3 ना होकर के 1.2 प्रश्नावली बन गई है। सबसे खास बात इसकी यह है कि ये प्रश्नावली आपको अंक तो देगी ही, और इसके जो सवाल हैं लगभग सेम हैं। अगर आप इस प्रश्नावली के एक सवाल ठीक से समझ गए तो मान लीजिए आप इस पूरी प्रश्नावली के बादशाह बन सकते हैं। सवाल का पैटर्न सेम रहेगा सब में लगभग। आपको एक सवाल ठीक से समझ लेना है कि कैसे लगेगा, बाकी हर एक सवाल का लगभग पैटर्न सेम होगा। हर एक पैटर्न पर वही पैटर्न पर सवाल लगेगा। तो अब हम देखते हैं सवाल को, ये सवाल कैसे कैसे हैं। इसमें सवाल हैं, कुछ संख्याएं हैं जो अपरिमेय हैं, उनको हमको परिमेय सिद्ध करना है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है √5, एक अपरिमेय संख्या, जिसको हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, और सबसे बढ़िया बात यह है, यदि आप √5 को सिद्ध कर लेंगे तो √2 हो या 3 हो, आप आसानी के साथ √2 और √3 सिद्ध कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। पूरा प्रोसेस यही रहेगा जो √5 में हम यूज करेंगे, क्योंकि तरीका पूरा वही रहेगा, सिर्फ क्या अंक बदला होगा। मान लीजिए यहाँ पे √5 है तो वहाँ पे √2 दिया होगा या 3 दे दे, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। आप पूरा फॉर्मेट वही फार्मूला लगाते हुए चले जाएंगे और आसानी के साथ आपका हल हो जाएगा पूरा का पूरा सवाल। अब पहले इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके विपरीत मान के चलेंगे कि यह √5 जो है एक अपरिमेय ना होकर के परिमेय संख्या है। सबसे पहले हल शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो संख्या है √5 ये अपरिमेय ना होकर के परिमेय। तो हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे अच्छी बात है कि आप जो है धैर्य से एक सवाल इस प्रश्नावली का देख लें, और इसमें जो अब बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से एक नंबर का आने के बहुत ज्यादा चांस है। वहां पूछ सकता है कि √5 अपरिमेय है या परिमेय है, तो वहां तो एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया यदि बनेगा ये सवाल तो 3-4 नंबर में बनेगा जाके ये सवाल √5, और चांसेस रहते हैं इसके यहाँ से आने के। तो सबसे बढ़िया प्रश्नावली है, एक सवाल समझेंगे पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी, और यदि आएगा तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जब मान लिए कि माना √5 एक अपरिमेय ना होकर के क्या है, परिमेय संख्या। अब यदि मान लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की एक शर्त होती है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो √5 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे √5 बराबर है p/q। यहाँ पर p/q क्या है? p/q का मतलब है अंश और हर से। p क्या है, यहाँ पे अंश है, और q क्या है, हर है। इसके बाद हमने इससे पहले शर्त पढ़ रखी है कि परिमेय संख्याओं की क्या शर्त होती है। तो हमको बताया जाता है कि q बराबर 0 ना होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी शर्त भी इधर लिख लेंगे। इसकी शर्त क्या होती है, q बराबर 0 ना हो, तो q बराबर 0 ना हो। और एक शर्त और होती है जो हमको जरूरत नहीं पड़ती है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उस शर्त की जरूरत है तो लिखना पड़ेगा। सिर्फ q बराबर 0 वाली शर्त से काम नहीं चलेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप यहीं पे समझ जाओगे कि जो परिमेय संख्या की शर्त है पूरी और थोड़ा होता है, तब जाके परिमेय संख्या की पूरी शर्त होती है। सिर्फ q बराबर 0 होने से ही काम नहीं चल जाता, लेकिन वहां पे जो हम पहले पढ़ के आए हैं तो वहां पे पता चलता है कि q बराबर जो 0 है वहां आसानी के साथ कम चल जाता है, वहां जरूरत पड़ती नहीं है तो हम उसका यूज भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे p/q बराबर q बराबर 0 तो जरूरत तो पड़ ही रही है, लेकिन
जो शर्त आगे है, एक पॉइंट और आगे, उसका भी जरूरत पड़ेगा, हमको उसको भी लिखना पड़ेगा। तो आगे जरूरत क्या है, जरूरत है ये जो P और Q है, अंश और हर है, ये क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब अभी बताते हैं क्या होता है। P व Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। अब ये सहअभाज्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सहअभाज्य कुछ नहीं है, जिन संख्याओं में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन न हो, हम उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब P व Q एक सहअभाज्य संख्या ना होकर अगर आपको नहीं याद है, यदि आप नहीं याद कर पा रहे, आप सीधा सीधा यह भी लिख सकते हैं कि P व Q में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका पूरा पूरा मान लिया जाएगा वही। अगर यदि आपको सहअभाज्य पता है तो गणित की भाषा है, अच्छा है, आप सहअभाज्य लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं याद आ रहा है सहअभाज्य, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे कि P व Q में एक के अतिरिक्त और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी आपका मान्य है पूरी तरीके से। यदि आप ये भी नहीं लिख पा रहे हैं तो एक चीज और लिख सकते हैं, आपके पास और है, आप लिख सकते हैं P व Q में जो HCF है 1 है, क्योंकि HCF का 1 होता है जब किसी भी संख्या में कॉमन 1 के अतिरिक्त कुछ भी ना हो। बात तीनों एक ही है, चाहे आप सहअभाज्य लिखें या आप लिखें P व Q में HCF 1 के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, आप यह भी लिख सकते हैं। या सीधा सीधा आप लिख दें सहअभाज्य CF ना लिख के कि P व Q में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो भी आपका काम कर जाएगा पूरा पूरा। अब इतना तो हो गया, एक एक स्टेप आप देखते रहिए आसानी के साथ, और हर एक स्टेप जो इसमें लगेगा वही अन्य सवालों में आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरीके से, एकदम धूमधाम से आपका काम हो सकता है। और यहाँ तो √5 है, आप और भी कोई संख्या दे देगा तो पूरा जो ये पैटर्न है यही आप यूज करेंगे, पूरा एकदम बढ़िया से सवाल होगा। अब हमको क्या करना है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिए कर क्या रहे हैं। अब करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग कर देंगे तब क्या होगा, जब वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। हम लिखते हैं इसको पूरा, √5 का वर्ग करेंगे इक्वल टू P/Q का भी वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये √5 का जो अंदर है ये रूट से कट जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर लिख लेते हैं बराबर। बराबर के बाद यहाँ पे दोनों के साथ आ जाएगा वर्ग, P²/Q² ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे टूटेगा ब्रैकेट और ये P²/Q² में बदल जाएगा। अब Q² बटे में इधर ले आएंगे हम इसको, क्या करेंगे 5 के पास 5 के साथ गुणे में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा P² हो जाएगा P²। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक, ये बन गई। अब यहाँ पर थोड़ा हमको देखना है, देखिए P² के जो गुणनखंड निकल रहे हैं दो, कौन कौन से, 5 है और Q² के रूप में। यदि किसी भी संख्या के जो दो गुणनखंड होते हैं, इसका मतलब वो संख्या उसको विभाजित कर रही होती हैं। अगर आपको समझना है तो इधर समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में। मान लीजिए जैसे 20 है, तो 20 के दो गुणनखंड हम ले तो एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी संख्या का लें तो दो गुणनखंड आसानी के साथ निकल। अब अगर देखा जाए तो 4 भी 20 को काट रहा है और 5 भी 20 को काट रहा है, तो वही गुणनखंड होते हैं जो उस संख्या को काट रहे होते हैं। अन्यथा जब काट ही नहीं पा रहे हैं तो गुणनखंड क्या होंगे, इसका मतलब क्या है, जो संख्या है उस संख्या को काट रही है वही उसकी गुणनखंड होंगी। अब वैसे ही यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे तो यहाँ पे P² के गुणनखंड कौन है, 5 है और Q² है। इसका मतलब है 5 भी P² को काट रहा है और Q² भी P² को काट रहा है। और एक प्रमेय है, यदि कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या के वर्ग को काटती है तो उस संख्या को भी काट देगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 5 P² को काट रहा है, क्योंकि इसके क्या है, P² के गुणनखंड में 5 और Q² है, इसका मतलब 5 किसको, P² को काट रहा होगा। जैसे हमने 20 बराबर 4 गुणे 5 लिखा था, तो 5 भी 20 को काट रहा था और 4 भी काट रहा था। उसी तरीके से ये दो जो अंक है ये दोनों क्या कर रहे हैं, P² को काट रहे हैं। तो 5 भी P² को काट रहा है। 5 यदि P² को काट रहा है तो प्रमेय कहती है यदि किसी के वर्ग को काट रहा है तो उस संख्या को भी काटेगा।
उस संख्या का मतलब p को भी 5 काटेगा। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि p स्क्वायर को 5 काट रहा है तो p को भी काटेगा p को भी काटेगा। ये कहाँ से आया? ये परिमेय से आया कि यदि किसी भी संख्या के वर्ग को काटेगा तो उस संख्या को भी काट देगा। ये तो हो गया परिमेय से। अब सबसे अच्छी बात है कि यदि p स्क्वायर को काटेगा तो p को भी काटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक समीकरण बन गया। अब p के रूप में हम क्या करेंगे, एक और मान लेंगे। अभी तक तो p स्क्वायर के रूप में था, अब हम क्या मानेंगे, p के रूप में मानेंगे। यदि p को भी 5 काट रहा है तो इसका मतलब p के भी गुणनखंड में कौन होगा, 5 होगा। जैसे 20 के गुणनखंड में 4 और 5 थे, वैसे p के गुणनखंड में कौन होगा, 5 तो आएगा ही, क्योंकि p क्या कर रहा है, 5 को भी काट रहा है। तो हम लिख देंगे p बराबर 5। अब यहाँ पे एक और हमको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि p को 5 काट तो रहा है, लेकिन कितने बार में काट रहा है ये तो हमको पता नहीं। तो हम कुछ मानेंगे कि इतने बार में काट रहा होगा, तब जाके इसके p के 2 गुणनखंड बन जाएंगे। तो अब हम a b c d कुछ भी मान सकते हैं, p और q को छोड़ के कुछ भी आप मान सकते हो। तो हम क्या मानते हैं, हम t मान लेते हैं। ठीक, तो हम t मान लिए। अब p के गुणनखंड में कौन कौन आ गया, 5 आ गया और t आ गया। क्योंकि 5 तो क्या है, 5 तो यहाँ से प्रमेय से हम पा गए हैं कि p को 5 काट रहा है, तो p तो 5 तो पता चल गया। और हम t मान लिए हैं कि 5 से p t बार में कट रहा है। अब यदि 5 से p t बार में कट रहा है तो ये तो एक हो गया अपना काम, समीकरण बन गई मान लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब हम फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर बराबर 5 t का स्क्वायर, ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, अगर इसको तोड़ोगे तो बन जाएगा p स्क्वायर बराबर, ये टूट जाएगा तो 5 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, p और यहाँ पे समान है, तो ये जो p स्क्वायर का मान है q स्क्वायर के रूप में, ये वाला हम यहाँ उठा के रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। यदि समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, p स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 t स्क्वायर के। क्योंकि p स्क्वायर की जगह हम क्या रख दिए हैं, 5q स्क्वायर, ये मान रख दिए। अब इसके बाद देखो 5 गुणे में है तो बटे में भेज दो, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 t स्क्वायर बटे 5। ये 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, क्या आएगा, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 t स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते थे, 5 से 25 काट सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं काटा, ताकि ले जाएं और बताएं कि कैसे कटेगा, ताकि अगर आपको बेसिक चीज़ें कुछ बहुत ना पता हो वो भी सीख जाओ। अनुमान है कि पता होनी ही चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे हम। अब इसके बाद देखो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 5 t स्क्वायर आ गया। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे p स्क्वायर के गुणनखंड में 5 और q स्क्वायर था, दो संख्याएं थी, तो 5 p स्क्वायर को भी काट रहा था, q स्क्वायर भी p स्क्वायर को काट रहा था। वैसे यहाँ पे आओ देखते हैं, q स्क्वायर के गुणनखंड में कौन कौन है, 5 है, और t स्क्वायर 2 है। इसका मतलब क्या है, 5 जैसे यहाँ पे p स्क्वायर को काट रहा था, वैसे ही 5 यहाँ पे q स्क्वायर को भी काट रहा है। यदि 5 q स्क्वायर को काट रहा है तो फिर प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि यदि 5 q स्क्वायर को काट रहा है तो 5 q को भी काटेगा। यहाँ पे लिखेंगे यदि q स्क्वायर को 5 काट रहा
है तो क्यों को भी काटेगा। अब इतना तो हो गया। अब यदि देखा जाए तो p को भी 5 यहाँ से देखा जा रहा है काट रहा है, और यहाँ से देखा जा रहा है कि 5 q को भी काट रहा है। तो इसका मतलब q और p में 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए लिखेंगे कि p व q में 5 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। अब यदि 5 p व q में उभयनिष्ठ है तो हमने मान क्या रखा था, p व q क्या है, सहभाज्य है। मतलब एक के अतिरिक्त तो कुछ भी कॉमन नहीं, हमने ये माना था। और यहाँ पे क्या निकल रहा है, p व q में 5 जो है उभयनिष्ठ है, मतलब p व q में 5 कॉमन है। और हमने माना क्या था कि p व q एक सहभाज्य है। तो जो हमने माना था उसके विपरीत आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत आ गया। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारे मानने में विरोधाभास है। अगर हमारे मानने में विरोधाभास है तो ये √5 अब परिमेय ना होकर के क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्योंकि जो हम माने हैं कि ये परिमेय है और इसके विपरीत निकल रहा है, तो विपरीत क्या होगा परिमेय के, अपरिमेय होगा। √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा सिद्ध हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमको इतना करना है। आसानी के साथ एक एक स्टेप आपको बस ऐसे करते चले जाना है, आसानी के साथ पूरा हल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 2 को। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 2 देखने में सिर्फ बड़ा है, बाकी है छोटा। इसमें हमको करना क्या है, करना वही काम है जो इससे पहले वाले सवाल में किए थे, लेकिन ये सवाल छोटा है, उससे बहुत छोटा है। देखेंगे अभी कैसे कितना छोटा है। तो पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले वही मानेंगे कि अपरिमेय ना होकर के एक परिमेय संख्या। हल अब करना शुरू करते हैं। माना √3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मानना सब में यही है, संख्या है। और यदि अपरिमेय न होकर के परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 बराबर p/q। और उसके बाद यहाँ पे इसकी शर्त लिख देंगे कि q बराबर 0 ना हो, और जहाँ पे p व q सहअभाज्य है, अभाज्य है। तो p व q सहअभाज्य है और q बराबर 0 न हो, और इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतना काम तो हम सवाल नंबर 1 में किए थे, और इसमें भी इतना काम करना। अब इसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आएगा इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल अगर छोटा है तो चेंज तो आएगा ही। पहले सवाल में बड़ा सवाल था तो उसमें कुछ और अलग था तरीका, इसका थोड़ा सा तरीका बदलेगा बस। अब देखिए इसमें 2 ये स्टेप उसके भी बराबर सेम थे, इसके भी सेम है। यहाँ से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ कि उस सवाल में करते थे वर्ग, इसमें वर्ग नहीं करना। इसमें क्या करना है, जब भी 2 अंक दिया हो आपको, कभी भी माइनस हो प्लस हो या अन्य अंक हो, तो उसमें हमको एक चीज देखना है कि सारे अंकों को एक तरफ ले जाना है, और जो रूट के अंदर अंक है उसको एक तरफ रखना है। बाकी सब सारे अंक एक तरफ, और रूट वाला जो अंक है उसको एक तरफ रखना। ये ध्यान देना है इस सवाल में, मेन ध्यान देने वाली इस सवाल में यही बात है। और उसमें क्या था, उसमें हम दोनों में कॉमन दिखा रहे थे, इसमें कॉमन नहीं दिखाना है। इसमें क्या दिखाना है कि जो रूट में संख्या है उसको एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ। तो यदि रूट में ये है तो बाकी संख्या उधर भेजेंगे। अब यदि रूट में है तो 2 √5 हो गया ये, और प्लस का 3 उधर भेज देंगे तो काहे का बन जाएगा
p/q -3 आ जाएगा। यदि -3 है, अब देखो ये बट इसके साथ गुणे में है तो इसके साथ काहे में जाएगा, बटे में जाएगा। इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा इसके साथ बटे में। अब इसके बाद यहाँ बचेगा √5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो बराबर हो जाएगा p-3q/2q, इतना आएगा। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर गुणा होके इसमें घट जाएगा, p वैसे ही रहेगा, -3q आ जाएगा, बटे क्यों आएगा तो ये बटे वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इतना। अब इसमें से यहीं पर अब क्या करना है, यहीं पर अब इतना ही करना है। इसके बाद अब हमको जो कार्य करना है, लिखने का कार्य करना है, बस इतना करना है हमको। यही मेन कार्य था कि हमको अंडर रूट का एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। इतना कर लेना है, उसके बाद अब कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है। अब इसमें हमको जो भी कार्य करना सिर्फ और सिर्फ लिखने का कार्य करना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे p व q क्या थे, सहभाज्य थे। यदि सहभाज्य है तो ये पूर्णांक तो होंगे, एकदम ये तो बात क्लियर है। और यदि किसी भी पूर्णांक में q और p क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में गुणा हो रहा है तो भी क्या, किसी भी पूर्णांक में गुणा होता है तो क्या बनता है, वो पूर्णांक ही रहता है। पूर्णांक में उसके बाद क्या कर रहा है, पूर्णांक घट रहा है, क्योंकि अगर q एक पूर्णांक है और 3 का गुणा होगा तो पूर्णांक ही रहेगा। और पूर्णांक में फिर 3 घट क्या है, माइनस का निशान है, ये भी p भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में पूर्णांक को घटाओगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। यदि किसी पूर्णांक में जोड़ने, घटाने व गुणा करने पर करें तो क्या आएगा, हमको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये आपको लाइन याद रखनी, किसी भी संख्या में पूर्णांक से गुणा, कोई भी पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर, किसी भी संख्या से हमको क्या प्राप्त होता, पूर्णांक ही प्राप्त होता। पूर्णांक में जोड़ने पर, गुणा करने पर, घटाने पर हमको पूर्णांक प्राप्त होता। लेकिन यदि पूर्णांक का पूर्णांक से भाग दिया जाए तो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होती, पूर्णांक नहीं प्राप्त होता। क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है, सहभाज्य लिखा है तो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और दोनों क्या है, भाग देने पर क्या मिल रहा है हमको, परिमेय हमने मान रखा p/q के रूप में, तो भाग देने पर परिमेय मिलेंगी और गुणा, जोड़, घटाना करने पर पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसमें अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा p-3q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक है। पूर्णांक है क्यों, क्योंकि ये p व q दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक का पूर्णांक गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये तो हो गया यहाँ तक। अब यदि ये पूर्णांक है तो 2q क्या होगा, वो भी पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक का 2 से गुणा करने पर 2 भी क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। इस पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसमें लिख देंगे पूर्णांक, पूर्णांक है। यदि पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है तो क्या होता है, परिमेय होता है। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, p-3q बटे 2q बराबर एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक, अब यदि यह परिमेय संख्या है और इसको हम अभी सिद्ध कर चुके क्या, परिमेय संख्या थी, तो हम लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे p-3q बटे 2q बराबर √5, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब देखो यहाँ पर क्या था, यही संख्या परिमेय थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है √5 के कारण। यदि अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। यदि यह अपरिमेय संख्या है तो हमने क्या माना था, यह अपरिमेय संख्या है तो हमने माना क्या था, परिमेय। तो अब हम लिखेंगे अतः जो हमने मान माना था वो हमारा
विरोधाभास है हमारे मानने में, अतः हमारे मानने में विरोधाभास है। देखो यहाँ पे परिमेय निकल रही है और यहाँ पे क्या निकल रही है, वही अपरिमेय निकल रहा है √5 के कारण। यदि ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, परिमेय तो होगा नहीं, तो अतः हमारे मानने में विरोधाभास है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, में संख्या है। ठीक, तो ये जो परिमेय निकल रहा था यहाँ पे देखा गया कि अपरिमेय है, जो हमने माना था, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय ना होकर के अपरिमेय है। पूर्णांक बटे पूर्णांक यहाँ पे क्या था, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय था, और यहाँ पे अपरिमेय निकला वही चीज। तो यहाँ पे क्या था, पूर्णांक बटे पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक यहाँ पे निकला अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो पूरा लिख सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना लिख देंगे, हमारा सवाल हो गया। कि अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में 3 प्रश्न हैं, हम देखते हैं। देखो इसमें 3 में हमको सिद्ध करने हैं 3, खंड 1 है कि 2 है, 3, हमको 3 सवाल हल करने हैं सवाल नंबर 3 में। ये बहुत छोटे छोटे हैं सवाल, और छोटे छोटे तो है ही, और थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, और सरल भी है। छोटे सवाल तो है ये हैं, लेकिन और सरल भी हैं ये, क्योंकि ये इतने बड़े सवाल नहीं है जिसका पहला सवाल था। ये सवाल सब छोटे छोटे हैं। ये वाला सवाल तो इससे पहले जो सवाल नंबर 2 की ठीक वैसा ही लगेगा, लेकिन ये सवाल थोड़ा आपको दूसरे तरीके से लग रहे होंगे, लेकिन है नहीं। सवाल ये भी एकदम आसान है, छोटे हैं, आसानी के साथ लग जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके हल करेंगे। तो पहले हम सवाल हल करेंगे सवाल नंबर फर्स्ट को हम हल करेंगे। लिखा हुआ √1/2, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय है। तो हम पहला 2 स्टेप जो थे हर एक सवाल के सेम थे, तो इसमें भी ये वही होगा। तो इसमें भी क्या मानेंगे कि माना 1/2 √1/2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, 1/√2 = p/q। यहाँ तक सेम होता था। q बराबर 0 नहीं होगा, ये भी था, और p/q एक सहभाज्य थे। एक सहभाज्य है, तो p/q एक सहभाज्य संख्या होती थी। अब ये तो सेम है दोनों का। अब इसके बाद हमको करना क्या है, अब इसके बाद मेन है कार्य। अब इसके बाद यदि हम इसको क्या करें, पलट दे, व्युत्क्रम कर दे, तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करने पर √2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा q/p के। अब p/q से हो गया है q/p। और यदि हो भी गया है तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए p व q क्या थे, सहभाज्य थे, तो दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम लिख सकते हैं q बराबर पूर्णांक, एक पूर्णांक है, और p बराबर भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक। यदि p व q दोनों पूर्णांक है और तो क्या हो जाएंगे, यह एक परिमेय हो जाएगा। तो q/p जो ये है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक परिमेय है। यदि यह परिमेय है और ये क्या है, हमको पता है अपरिमेय है, अब हम क्या लिखेंगे, q/p, p/q नहीं, क्या बन गया है, q/p बराबर √2 एक अपरिमेय है। यदि अब देखो यही चीज हमको क्या लग रही थी, q/p क्या लग रहा था, एक
परिमेय है, और यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया, एक अपरिमेय है। इसलिए जो हमने मान माना था वो क्या है, हमारे मान के विपरीत है। विपरीत होने का मतलब परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है, लिखेंगे कि हमारे मानने में विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय में है। बस सिद्ध हो गया, इतना हमको करना था, सिर्फ पलटना था, व्युत्क्रम करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्युत्क्रम करने पर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रम करने पर। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि व्युत्क्रम करने पर। यदि आप व्युत्क्रम कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो आपको लिखना होगा कि व्युत्क्रम किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखना होगा व्युत्क्रम करने पर। क्या हो जाएगा कि ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। जैसे पी नीचे और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से √2 हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय होता है। पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय होता है, लेकिन √2 एक अपरिमेय है। इसके कारण इसका क्या है, एक विरोधाभास, हमारे मानने में विरोधाभास है। विरोधाभास होने के कारण अतः √1/2 एक अपरिमेय है। देखिए अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 1 तो हो गया था, 3 नंबर का 1 हो गया था। सवाल नंबर 2 अब की बार हम हल करेंगे। ये भी छोटा है, सरल है, आसान है, आसानी के साथ आ जाएगा। तो अब हम हल करना शुरू करते हैं। तो इसको लिखेंगे पहले। अब इसमें लिखेंगे क्या, वही काम जो कर रहे थे सब में, वही काम इसमें भी करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय है। यदि परिमेय है तो हमको पता है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख दिए। और जो इसका नियम है वो लिख देंगे, क्यों बराबर 0 ना हो। p/q क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य हैं। इतना तो हो गया, इतना सब में करना था, इसमें भी करना था। थोड़ा थोड़ा अंतर है हर एक सवाल में, बहुत थोड़ा थोड़ा, उतना ही हमको बदलाव करना है बस। इसमें भी क्या करना है, हमको करना क्या है, जो अंडर रूट वाला है एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ ले जाना है। ये 2 अंक हो, इसमें भी वही करना है। ये 7 जो है उधर ले जाना है, तो करेंगे क्या, इसमें 7 उधर ले जाएंगे तो √5 = कितना हो जाएगा, p/7q। बस इतना करना है हमको, इसके बाद अब कुछ नहीं करना। अब सिर्फ जो कार्य करना है, लिखने वाला कार्य करना है। इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यदि p/q सहभाज्य है तो p क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे p बराबर पूर्णांक है, q भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब इसके बाद ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में गुणा करने पर क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। हमने पहले ही बता दिया, पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करने पर पूर्णांक ही आता है। यदि पूर्णांक आएगा, पूर्णांक और पूर्णांक का पूर्णांक से भाग करने पर परिमेय संख्या बनती है। तो क्या हो जाएगा, p/7q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्णांक का 7 से गुणा करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि पूर्णांक से ही गुणा हो रहा। 7 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा होने पर पूर्णांक आया, ऊपर भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यदि एक परिमेय संख्या तो अब इधर देखते हैं, 105 क्या लिख सकते हैं, p/7q बराबर किसके है, p/7q √5 के। तो लिखेंगे √5। √5 हमको पता है कि एक परिमेय है, तो हम लिखेंगे अपरिमेय है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है।
तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय हो गया। हमने दिखाया क्या है, माना क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो हमने माना है उसमें क्या है, विरोधाभास है। हम लिखेंगे हमारे सब में वही काम करना है, विरोधाभास। विरोधाभास, यदि विरोधाभास है तो हम लिख सकते हैं, अतः कितना था, 7/5 एक परिमेय न होकर के अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है, हो जाएगा आसानी के साथ पूरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सवाल है। सिर्फ हमको ये लाइनें तो याद ही रखी, सब में करना है, और थोड़ा सा बदलाव होगा, वही बदलाव करके हमको आंसर लेकर आना है। थोड़ा सा बदलाव, बस इतना करना है। और इसके बाद सवाल नंबर 3 आप स्वयं से करोगे। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 2 की जैसे लगेगा, एकदम जैसा सवाल नंबर 2 है वैसे ही सवाल नंबर 3 लगेगा। 3 का सवाल नंबर खंड का, ये जो खंड 3 है, ये सवाल नंबर 2 के एकदम जैसा लगेगा, पूरा फॉर्मेट ये लगेगा, क्योंकि इसमें भी 2 अंक है और उसमें भी 2 अंक थे, सिर्फ अंक का बदलाव है, अंक चेंज है, बाकी पूरा सेम है, पूरा वैसे ही लगेगा। आपको यदि थोड़ा बहुत मैथ आती है तो आप उसको अगर कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो इसको भी आसानी के साथ आप कर लेंगे। अगर उसको आप नहीं कर पा रहे तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ा क्या पूरा दिक्कत आएगी। पहले उसको करो, उसको करने के बाद इसको आसानी के साथ तुम स्वयं कर सकते हो। तो ये वाला तो तुम्हारे लिए है, आप ही इसको करोगे। अब हमारा पूरा ये चैप्टर पूरा हो गया।